गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीएससी क्लास थर्ड की जो क्लास है इसके अंदर हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमी के इंट्रोडक्शन व प्रिंसिपल, यानी कि उसके सामान्य परिचय और साथ ही उसके जो सिद्धांत जो टेक्सोनॉमी में काम आते हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो टेक्सोनॉमी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, टेक्सॉन और नोमोस। टेक्सॉन जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के शब्द टैक्सिस से बना हुआ है और टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, और नोमोस जो शब्द है इसका ग्रीक भाषा में वर्ड मतलब होता है रूल्स, यानी किसी चीज़ के अरेंजमेंट के लिए काम में आने वाले रूल्स टेक्सोनॉमी कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो टेक्सॉन है उसको सामान्य भाषा में वर्गक, यानी कि किसी पौधों को अलग अलग वर्गकों में विभक्त करना, साथ ही उनका नामकरण करना। तो वर्गकों के नामकरण और उनके विभाजन के लिए जो भी रूल्स काम में आते हैं वो सभी टेक्सोनॉमी के अंतर्गत काम में आते हैं। टेक्सोनॉमी जो वर्ड है वो सबसे पहले A.P. कैंडोले ने दिया था। ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने अपनी बुक लिखी थी। इस बुक का नाम है थियोरी एलिमेंटर डी ला बॉटनिका, यानी कि वनस्पति विज्ञान के प्रारंभिक सिद्धांत। इसके अंदर इन्होंने पादपों के नामकरण के लिए ये टेक्सोनॉमी और उनके विभाजन के लिए टेक्सोनॉमी जो वर्ड है इसका प्रयोग किया था। इसके अलावा जो थियोफ्रेस्टस हैं जिन्हें कि फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, इन्होंने भी बहुत प्रारंभ में ही पौधों को उनके लक्षणों के आधार पर अलग अलग वर्गकों में विभाजित किया था। तो अब अगर हम टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन देखें या उसकी जो परिभाषा देखें तो वो क्या होती है? पादपों को उनकी समानता तथा विभिन्नता के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभक्त करना, यानी कि अलग अलग जो पादप हैं उनमें क्या समानता है, साथ ही उसमें क्या विभिन्नता है। इन दोनों चीज़ों को अगर हम साथ में लेके पौधों का अध्ययन करते हैं तो उसके आधार पर हम इन्हें अलग अलग वर्गों में विभक्त कर सकते हैं, और इस तरह से वर्गों का जो विभाजन है वो टेक्सोनॉमी या वर्गीकरण कहलाता है। एच शांतापाउ जो कि भारतीय वैज्ञानिक हैं, इन्होंने टेक्सोनॉमी के अंतर्गत बहुत सारे काम किया है और इसीलिए इन्हें इंडियन फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। कैरोलस लीनियस जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने सबसे पहले सिस्टमैटिक शब्द का प्रयोग किया। कई जगह बुक्स में नॉर्मली जो टेक्सोनॉमी शब्द है उसे और सिस्टमैटिक शब्द है उसे एक समानार्थी शब्द के रूप में देखा जाता है, जबकि जो सिस्टमैटिक शब्द है इसका मतलब होता है वर्गीकरण वनस्पति विज्ञान, यानी कि वर्गीकरण के काम आने वाली जो भी दूसरे रूल्स हैं उनका भी इसमें अध्ययन किया जाता है। यानी कि सिस्टमैटिक्स के अंदर हम टेक्सोनॉमी तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, साथ ही टेक्सोनॉमी के अंतर्गत जो भी अलग अलग वर्गक बने हैं उन वर्गकों के इंटर रिलेशन की भी हम स्टडी करते हैं, जबकि टेक्सोनॉमी के अंतर्गत हम केवल इसके वर्गीकरण की ही अध्ययन करते हैं। तो जो कैरोलस लीनियस हैं इन्होंने अपनी दो बुक्स लिखी थी, हिस्टोरिया प्लांटेरम और दूसरी है इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। इन दोनों बुक्स के अंदर उन्होंने मतलब बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग वर्गकों का जो है कि डिस्क्रिप्शन किया गया है। अब हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनॉमी या जो वर्गीकरण विज्ञान है उसकी क्या क्या शाखाएं होती हैं। तो जो थियोफ्रेस्टस हैं उन्होंने 370 से 285 BC तक अपना जो काम था वो किया था। इसके बाद टेक्सोनॉमी जो 19वीं सदी तक जो टेक्सोनॉमी काम में आई वो, और 19वीं सदी के बाद यानी कि 20वीं सदी में जो टेक्सोनॉमी काम में आई वो, उसे अलग अलग दो भागों में विभक्त किया गया है।
जो पुरानी टैक्सोनॉमी है उसे क्लासिकल टैक्सोनॉमी कहा जाता है और इसे अल्फा टैक्सोनॉमी भी नाम दिया गया है, जबकि जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है इसे ओमेगा टैक्सोनॉमी नाम दिया गया है। क्लासिकल टैक्सोनॉमी यानी कि जो पुराने ज़माने में काम में आती थी वो टैक्सोनॉमी मुख्यतः पादप आकारिकी के ऊपर आधारित थी, क्योंकि पहले न तो इतने उपकरण थे न ही विज्ञान ने इतनी तरक्की की थी, तो केवल जो पौधे थे उन्हें बाहर से देखकर उनके लक्षणों का वर्णन करके और उसी के हिसाब से पौधों को अलग अलग वर्गों में विभक्त किया जाता था। तो ये जो अल्फा टैक्सोनॉमी है वो उसे अलग अलग फेज में विभक्त किया गया है। जैसे सबसे पहली जो फेज़ होती है अल्फा टैक्सोनॉमी की वो होती है अनुसंधान अवस्था, यानी कि सबसे पहले हमें ये पता लगाना होता है कि वो जो पादप है वो किस तरह का है। अनुसंधान अवस्था में भी पहली चीज़ जो है वो है उस पादप का विस्तृत विवरण, यानी कि उसकी जड़ से लेके उसके फूल तक जो भी संरचनाएं हैं जो हमें बाहर से दिखाई दे रही हैं, जिनका हम वर्णन कर सकते हैं, उनका वर्णन किया जाता है। इन वर्णन के आधार पर ये निर्धारित किया जाता है कि ये जो वर्गक है या ये जो पादप है उसका क्या नाम रखा जा सकता है या उसकी पहचान क्या हो सकती है, यानी कि उसे पहचानना। उसके बाद पहचान होने के बाद उसका नामकरण किया जाता है, उसका एक नाम रखा जाता है जिससे कि वो जाति या वो पौधा कहीं पर भी उपस्थित हो तो उसे उसके नाम से हम जान सकें। जब इसका नामकरण हो जाता है तब उसे उसके निर्धारित वर्गक में वर्गीकृत किया जाता है और ये उसे वर्गीकरण में उसकी उचित स्थिति जहाँ पर होती है वहाँ पर रखा जाता है। तो ये चारों चीज़ें जो होती है वो सबसे पहली चीज़ अनुसंधान के अंतर्गत आती है। अनुसंधान होने के बाद दूसरी जो चीज़ है वो है एकत्रीकरण अवस्था, यानी कि अब उस पादप को एकत्रित करके उसके जो भी डिस्क्रिप्शन है उसे पादप ग्रंथ में रूपांतरित किया जाता है। पादप ग्रंथ जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि फ्लोरा है, मोनोग्राफ है या आइकन्स हैं। इसके बाद इन्हें जो तीसरी अवस्था होती है जैसे कि प्रमाण या प्रलेख अवस्था कहा जाता है, तो इसमें हर्बेरियम के अंदर उस पौधे का संरक्षण किया जाता है। हर्बेरियम जो होता है वहाँ पर हमने जो पौधा सबसे पहले लिया है उसको एक शीट के ऊपर चिपकाया जाता है, साथ ही उसके ऊपर उसके सारे लक्षणों का वर्णन किया जाता है। सारे लक्षणों में जब हम हर्बेरियम शीट पे लिखते हैं तो जो नॉर्मल लक्षण हैं उनको छोड़कर जो आइकॉनिक लक्षण हैं, यानी कि जिनके आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया है, उन्हीं लक्षणों को लिखा जाता है। इन लक्षणों को डायग्नोस्टिक कैरेक्टर कहा जाता है। डायग्नोस्टिक कैरेक्टर का मतलब वो कैरेक्टर जो उसकी पहचान में काम आ रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये हर्बेरियम शीट बन गई। इस हर्बेरियम शीट के आधार पर हम कोई भी पौधा जो होता है उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कोई पौधा देखा, अब हमें लग रहा है कि हमें इसे पहचानना है, तो हम क्या करेंगे, उस पौधे को एक कागज़ पे चिपका के उसके सारे लक्षणों को लिखकर और हर्बेरियम में जाएंगे। हर्बेरियम में उससे मिलता जुलता जो भी पौधा होगा उसकी शीट निकाली जाएगी और फिर उससे उनको मैच किया जाएगा, और जिस पौधे से भी वो मैच होता है उसके जो भी वर्णन होते हैं उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर उस नए पौधे को भी अपने निर्धारित स्थान पर वर्गीकृत किया जाता है। ये तो थी अल्फा टैक्सोनॉमी। अब आती है मॉडर्न या ओमेगा टैक्सोनॉमी। तो मॉडर्न या ओमेगा टैक्सोनॉमी जो होती है इसमें पादपों के वर्गीकरण के लिए पादप आकारिकी के साथ साथ सभी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी यहाँ पर आधुनिक तकनीकों के आधार पर इसकी जेनेटिकल यानी कि आनुवंशिक अध्ययन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी कि इसका आणविक लेवल पर जो अध्ययन होता है वो भी, इसके अलावा न्यूमेरिकल जो टैक्सोनॉमी होती है उसका भी अध्ययन किया जाता है।
तो एक तरह से यहाँ पे ओवरऑल सभी चीज़ों का एक साथ अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इसे होलो टैक्सोनॉमी या पूर्ण वर्गीकी भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की इकाइयाँ। तो पादप जो होते हैं उन्हें उनकी विभिन्नताओं के आधार पर अलग अलग वर्गीकी समूहों या टैक्सोनॉमिक ग्रुप में विभक्त किया जाता है और इन समूहों को वर्गक या रैंक कहा जाता है। ये जो वर्गक होते हैं उनमें सबसे जो बेसिक या आधारभूत जो वर्गक है वो है जाति या स्पीसीज। तो जो जाति होती है वो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है और ये जो होती है वो लगभग सबसे छोटा वर्गक होता है, यानी कि अगर नीचे से स्टार्ट करें तो सबसे छोटा जो समूह है वो है जाति। बहुत सारी जातियां मिलकर वंश का निर्माण करती हैं और बहुत सारे वंश मिलकर कुल का निर्माण करते हैं, बहुत सारे कुल मिलकर गण का निर्माण करते हैं और बहुत सारे गण मिलकर वर्ग या क्लास का निर्माण करते हैं। बहुत सारी क्लासेस मिलकर प्रभाग या डिवीज़न का निर्माण करती हैं और बहुत सारे जो डिवीज़न होते हैं वो फिर जगत या किंगडम का निर्माण करते हैं। तो जो जगत या किंगडम है, हम इसमें केवल एक ही किंगडम है, वो है पादप किंगडम, क्योंकि हम बॉटनी के अंतर्गत केवल पादपों का अध्ययन करेंगे। अगर एनिमल होते तो यहाँ पे जंतु किंगडम आता। तो सबसे बड़ा जो वर्गक है वो है जगत या किंगडम। उसके बाद उसे प्रभाग या डिवीज़न में विभक्त किया गया है। फिर इसे आगे क्लास में विभक्त किया गया है, क्लास को ऑर्डर में विभक्त किया गया है और ऑर्डर को फैमिली में, फैमिली को जीनस में और जीनस अल्टीमेटली जाति में विभक्त किया गया है। तो इस तरह से ये जो इकाइयाँ हैं वो सभी वर्गीकरण की इकाइयाँ हैं, जिसमें सबसे छोटी इकाई होती है जाति या स्पीसीज और सबसे बड़ी जो इकाई है वो है जगत या किंगडम। अब देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज यानी कि जाति की जो संकल्पना है वो सबसे पहले किसने दी थी। तो जाति की जो संकल्पना है वो सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने 1753 में दी थी। अब हम देखेंगे कि जो स्पीसीज या जाति होती है उसकी क्या परिभाषा होती है। तो जो पौधे हैं वो बाह्य व आंतरिक लक्षणों में समान पौधों का समूह, जिसके सदस्य जननक्षम व मुक्त रूप से अंतर प्रजनन करते हैं, उसको प्रजाति, जाति या स्पीसीज कहा जाता है। यानी कि एक जैसे पौधों का समूह है और साथ ही जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उनके बाह्य व आंतरिक दोनों लक्षण तो समान ही हैं, साथ ही वो आपस में जनन कर सकते हैं, यानी कि एक पौधे का परागण दूसरे पौधे से हो सकता है। मुक्त रूप से अंतर प्रजनन करने वाले पौधे, इस तरह के पौधों का जो समूह होता है उसे प्रजाति या स्पीसीज कहा जाता है। अब ये जो स्पीसीज है उसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसे कि इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज कहा जाता है, यानी कि जातियों के प्रकार। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है बायोटाइप या जैव प्रारूप। बायोटाइप उन पौधों को कहा जाता है जो या तो एक ही स्थान पर उग रहे हों या अलग अलग स्थान पर उग रहे हैं, लेकिन उनकी वातावरणीय परिस्थितियां जो हैं वो बिल्कुल समान हैं और ये दोनों ही जगह पे उगने वाले जो पौधे हैं वो आनुवंशिक रूप से भी समान हैं, किंतु उनके आकारिकी या शारीरिक लक्षणों में कुछ विभिन्नता पाई जा सकती है। ये आपस में अंतर प्रजनन करने योग्य होते हैं। इस तरह के जो पौधे होते हैं उन्हें बायोटाइप या जैव प्रारूप कहा जाता है और चूँकि ये केवल बाहरी लक्षणों में विभिन्नता दर्शाते हैं, आंतरिक लक्षणों में या जेनेटिकली ये बिल्कुल समान होते हैं, साथ ही ये जननक्षम होते हैं,
तो इन्हें लोकल वेरिएंट कहा जाता है कि ये जगह में बदलाव के कारण ये एक दूसरे से थोड़े से अलग हो गए हैं। दूसरा जो वेरिएंट है वो है इकोटाइप या परिप्रारूप। तो इकोटाइप के अंदर एक ही जाति के वो पौधे आते हैं जो कि भिन्न भिन्न वातावरण में रहते हैं और भिन्न वातावरण के कारण इनमें आकारिकी व शारीरिकी बदलाव आ जाते हैं। साथ ही ये अगर लंबे समय तक यानी कि कई पीढ़ियों तक अलग वातावरण में रहते हैं तो ये जो बदलाव होते हैं वो आनुवंशिकी बदलाव में बदल जाते हैं, यानी कि उसका जो आनुवंशिक स्टेटस है वो चेंज हो जाता है और ये आनुवंशिक रूप से भी एक दूसरे से भिन्न हो जाती हैं। यही आगे चलकर नई जातियों का निर्माण करती हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है इकैड या इकोफेन, जिसे कि पारिज भी कहा जाता है। इसमें वो पौधे आते हैं जो कि भिन्न वातावरण में रहते हैं और इसकी वजह से इनमें आकारिकी व शारीरिकी बदलाव तो आ गए हैं, लेकिन ये आनुवंशिक रूप से समान हैं। इन्हें जब एक जैसे वातावरण में रखा जाता है तो ये फिर से यानी कि कई पीढ़ियों तक ये जो बदलाव होते हैं वो कुछ दिनों के नहीं होते बल्कि ये कई पीढ़ियों के बदलाव होते हैं। तो जब इनकी कई पीढ़ियों को समान वातावरण में रखा जाता है तो फिर से ये एक जैसे हो जाते हैं। जबकि ये जो बदलाव हैं इन्हें अगर फिर से समान वातावरण में रखा जाए तो ये फिर से एक समान नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बदलाव हैं वो आगे चलकर आनुवंशिक बदलाव में बदल चुके हैं। यानी कि अगर डीएनए या जेनेटिकली इनमें कोई भी चेंज आ जाता है तो उसे फिर हम वापस या रिवर्ट नहीं कर सकते हैं। चौथा जो प्रकार है वो है किस्म या वैरायटी, यानी कि इसमें जो पौधे होते हैं वो बाह्य लक्षणों में विभिन्नता दर्शाते हैं, साथ ही वो आनुवंशिक लक्षणों में भी विभिन्न होते हैं। यानी कि जैसे इकोटाइप था तो उसी तरह से जब ये लंबे समय तक एक दूसरे से अलग वातावरण में रहे, लक्षणों में बदलाव हो गया, तो ये जो बदलाव था वो आनुवंशिक स्तर पर हो गया और आनुवंशिक स्तर पर होने के कारण इन्होंने एक नई वैरायटी का निर्माण कर लिया। तो वैरायटी के जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको बताती हूँ। तो हम वैरायटी के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें देखिए आप पीली सरसों और काली सरसों, ये बाह्य लक्षणों में बिल्कुल एक दूसरे के समान होते हैं, लेकिन जब इनके सीड बनते हैं तब हमें पता चलता है कि ये पीली सरसों है और ये काली सरसों है। तो इनके जो नाम है वो है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस वैरायटी सरसों, जबकि काली सरसों का नाम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस वैरायटी डाइकोटोमा। इसी तरह से फूल गोभी और पत्ता गोभी, इसमें भी जो जातियां हैं वो सेम हैं और इनकी जो अलग अलग वैरायटी है या किस्म है, जैसे कि कॉलीफ्लावर जिसे फूल गोभी और कैबेज पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर का नाम है ब्रेसिका ओलिवेशिया वैरायटी बोट्राइटिस और कैबेज का नाम है ब्रेसिका ओलिवेशिया वैरायटी कैपिटेटा। ये जो नाम होते हैं वो ICPN द्वारा दिए गए नाम होते हैं। ICPN का मतलब है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि पौधों जितने भी वनस्पति हैं उनके नाम जो होते हैं वो ICPN जो संस्था है उनके द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं। टॉर्नफोर्ड जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि जो बॉटनिकल नाम होते हैं वो इटैलिक्स में लिखे जाने चाहिए। इटैलिक्स का मतलब होता है कि जो इंग्लिश में लिखे गए नाम हैं लेकिन वो थोड़े से तिरछे लिखे जाते हैं, वो शब्द इटैलिक्स वर्ड कहलाते हैं। सबसे अंत में हम ये देखेंगे कि जो टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण का जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो किस लिए किया जा रहा है, इसके उद्देश्य क्या हैं। तो मुख्य उद्देश्य ये हैं। पहला उद्देश्य पौधों का आइडेंटिफिकेशन या उसकी पहचान करना। बहुत सारे पौधे हैं उनकी अगर पहचान कर लेते हैं तो हमें ये पता रहता है कि ये इस कुल का पौधा है और इसकी इम्पोर्टेंस ये है या इसमें ये लक्षण पाया जाता है। दूसरा नामकरण या नॉमेनक्लेचर। तीसरा क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करना। चौथा डॉक्यूमेंटेशन या उसका जो प्रलेख है या प्रारूप है वो तैयार करके रखना। और पांचवा है फाइलोजेनेटिक स्टडी। तो यहाँ पे ये जो फाइलोजेनेटिक स्टडी है इसका मतलब होता है जाति वृत्तीय अध्ययन।
जब हम इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, इसके साथ ही साथ हम जो मॉडर्न ब्रांचेस हैं जैसे कि जेनेटिक्स है और साइटोलॉजी है, इन सब चीज़ों को भी वर्गीकरण में ध्यान में रखते हैं, तो उसके आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी स्पेसिफिक जो जाति है वो अपनी किस एंसेस्टर या पूर्वज जाति से उत्पन्न हुई है, यानी कि उसका जाति वृत्तीय इतिहास हमें पता चल जाता है। तो ये थे टैक्सोनॉमी के उद्देश्य।